हुए आप सभी हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। कुछ ही सेकंड्स में एक पीपीटी आपके लिए शो होगी। पंच परमेश्वरी भगवान ने की जय। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नीति नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र व गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक जोशी जी के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। बहुत आनंदित हूं कि 11 लोगों ने ज्वाइन किया है। वैसे 13 लोग हैं हम, पर एक मैं और एक नीरज जी, उसके अलावा 11 पार्टिसिपेंट है। पार्टिसिपेंट्स जितने ज्यादा होते हैं ना, उतना ज्यादा मजा मुझे भी आएगा, उतना ज्यादा मजा आपको भी आएगा। ठीक है। कुछ एक दो लोगों का लीव एप्लीकेशन आया है कि भाई आज हम नहीं जुड़ पाएंगे, एक का एग्जाम है, एक बाहर है। तो देखिए, जितना बन सके, कि आप सबको पता ही होता है कि गुरुवार को हमारा सत्र होता है, तो उस टाइम पे बाहर ना जाए हम। और उस टाइम पे अगर बाहर जाएं तो वहां पे व्यवस्था कर ले कि वहां से भी ज्वाइन कर सके। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना कि इसमें आप बीच का एक लेक्चर चूक गए ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। ठीक है। इसलिए होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो हम वीडियो देख लेंगे बाद में, पर वीडियो देख लेंगे तो आपको बोलने का मौका तो नहीं मिला। ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी इसमें है बोलना। आप बोलोगे, मैं बोलूंगा, आप क्या बोल रहे हो, क्या क्या त्रुटि रहती है वे मैं बताऊंगा। आपको कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं यहाँ से दूंगा। तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। ठीक है। चलिए। तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूं कि आप सब नियत कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, उनको पता है कौन नहीं कर रहा है। उनका नाम यहाँ लेना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। पर ये जो जैन शिक्षा समृद्धि है, नीरज जी है, नीरज जी सब हिसाब रखते हैं कि किन लोगों ने नियत कार्य किया है, किन्होंने नहीं किया है। तो जिसका नियत कार्य होगा उसका भी अटेंडेंस में दिखेगा, जिन्होंने नियत कार्य नहीं किया है उनका भी रिपोर्ट में दिखेगा। तो इसलिए नियत कार्य करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई देख रहा है कि नियत कार्य कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। नियत कार्य करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका डेवलपमेंट तभी होगा। मैं कितने भी यहाँ से सेशन अटेंड कर लूँ, आप कितने भी सेशन में जुड़ जाए, मैं कितने भी वीडियोस आपको भेज दूं, पर उससे कुछ नहीं होगा। होगा कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको दिया हुआ कार्य आप ठीक तरीके से करेंगे और मुझे भेजेंगे, तभी कुछ हो सकता है। तब तक नहीं होगा। ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आप सब लोग जो भी आपको नियत कार्य दिया जाए वो करें। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, जिन्होंने नियत कार्य नहीं किया है उन लोगों को लिखना है कि मैंने इस हफ्ते 2 टाइम नियत कार्य नहीं किया था, 1 टाइम नहीं किया था, 3 टाइम नहीं किया था। और जो ऐसे हैं जिन्होंने किया ही नहीं, वो भी लिख सकते हैं कि हमने तो किया ही नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे सच बोलते हैं। बाकी रिपोर्ट तो है ही हमारे पास। चलिए, ग्रुप में डालिए आप जिन्होंने नहीं किया है। दिलीप जी ने कल नहीं किया था, अस्मिता जी ने एक दिन नहीं किया था,
ओके, दिलीप जी को बाहर था, ठीक है, बाहर थे वो। ज्योति जी कल का नहीं किया है, रामेश्वर जी एक दिन का नहीं किया। रिया जी बोल रहे हैं कुछ दिनों का नहीं किया। कुछ दिन यानी कितने दिन रिया जी? प्रज्ञा जी बोल रहे हैं कुछ दिन से नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका कोई कारण दे सकते हैं? सरोज जी ने 2 दिन का नहीं किया। नहीं किया उसकी कोई वजह? जी सर, मेहमान थे घर पे इसलिए नहीं बना पाई। सरोज जी हम भी कभी सीखते थे, हम भी पार्टिसिपेंट थे, और ऐसे बहुत बहाने हमने भी बनाए, क्योंकि बहाने नहीं सही लगती नहीं है। नहीं आए होंगे, आए होंगे, पर 4 मिनट का वीडियो तो बना ही सकते हैं ना, मेहमान थोड़ी हमें पकड़ के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात को काट रहा हूं, पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कर तो सकते ही है। अगर हम बाहर घूमने जाते हैं, या फिर हमारी तबीयत खराब होती है, या फिर कल एग्जाम है, या फिर मेहमान घर पे आ जाते हैं, या फिर बच्चे परेशान कर रहे हैं, कुछ भी हो, तो भी हमारा हर रोज का जो कार्य है उसको तो हम करते ही हैं। जैसे खाना हो गया, नाश्ता हो गया, नहाना हो गया, चाय पीना हो गया, ये सारी चीज तो होती ही होती है ना। उसी तरीके से इसको भी हमें जीवन में उतार लेना है, तो ही हम कर पाएंगे। अगर हम ठान लें तो कोई हमें पकड़ नहीं सकता है, ना कोई बीमारी, ना कोई मेहमान, ना कोई भी सिचुएशन। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर अगर आपने किया होता तो आप और बेहतर उभर के आते। आप अभी जो भी भेज रहे हो बहुत ही बेहतरीन कर रहे हो काम, आप बहुत अच्छा सीख रहे हो सब लोग, पर मुझे क्या चाहिए कि आप लोग एकदम सीख के इतने काबिल हो जाएं कि आपको लोग एंकरिंग के लिए बुलाए, और एंकरिंग के लिए जब आप जाए ना तो आप अलग से पैसा कमाए। आपको पता है एंकरिंग में कितने रुपए मिलते हैं? उसका कोई फिक्स वर्जन नहीं है। नहीं है पता सर। हाँ, एंकरिंग में बहुत पैसे मिलते हैं, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। जैसी मैनेजमेंट जैसा होता है ना, उसके हिसाब से आप पैसे मांग सकते हैं। आपकी एंकरिंग कैसी है उसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा। बहुत सारे एंकर हमारे वहां मैंने देखे हैं जो 5,000 में काम करते हैं, सिर्फ 2 घंटे का कार्यक्रम, 5,000 रुपये। और उसी कार्यक्रम के लिए अगर दूसरे एंकर को बुलाया जाए तो वो एंकर 50,000 रुपये भी लेता है। तो हमें 2,000 5,000 वाला एंकर बनना है, या हमें 50,000 वाला एंकर बनना है, वो आपको सुयोजित करना है कि मुझे मेरे 2 घंटे के परफॉर्मेंस का 50,000 मिलना चाहिए, 25,000 मिलना चाहिए, 5,000 मिलना चाहिए, या 2,000 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो 25,000 50,000 मिल सकते हैं आपको। जरूरी नहीं कि आप अपने ही प्रदेश में करें, पूरे इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हैं। सभी जगह पे पैसा बहुत मिलता है, और सभी जगह पे किस तरीके से कर पाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा और आप सीरियस हो जाइए इस बाबत को लेके कि एवरीडे नियत कार्य करना ही करना है। ठीक है, अब से कौन करेगा नियत कार्य रोज? कमेंट बॉक्स में डालिए थम्स अप, कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालिए। नीरज जी आप देख लेना कितने लोगों ने थम्स अप डाला है, और फिर उनका आता है या नहीं आता है वो भी देखना। चलिए कमेंट बॉक्स में डालिए। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है रश्मि जी, सॉरी मुझे सुनना अच्छा भी नहीं लगता, और वो उससे
आपको बहुत बेहतरीन बोलना आ जाएगा वैसा भी नहीं है। हमें बोलना तभी आएगा, हमें एंकरिंग तभी, हम एंकरिंग में निपुण होंगे जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। विवेक जी ने कुछ अलग ही साइन किया है, विवेक जैन जी ने। हम सब की जगह ये क्या किया, उंगली नीचे भी करी एक। उसमें वही शायद गलती से यानी वही मिला है वहां नहीं, पे। मुझे लगा कभी कभी करूंगा, ऐसा बोल रहे, कभी कभी करूंगा। नहीं 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 नहीं। चलिए, अच्छा है। अब डेली करना, ठीक है। जी सर। चलिए, बहुत बेहतरीन। आसन एवं आसन का नाम। सब लोग बैठे हैं आसन पे। रामेश्वर जी तो बाहर ही घूमते रहते थे, आसन पे कहाँ पे बैठेंगे वो। पर एक आसन रखिए, अपने सर पास, खेत बहुत पर है। जरूरी। क्या बोल खेत रहे हैं पर है सर। रामेश्वर जी? खेत पर है सर जी। हाँ, चलिए, ठीक है। और विवेक जी का सुखासन है। वैसे सबका होगा ही, इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपने। पर जिन लोगों ने नहीं रखा है ना, वो रख लो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, प्लीज। आज मैंने दो वीडियो नहीं भेजे थे, आपको एक ही वीडियो भेजा था। थोड़ा लंबा था इसलिए एक ही भेजा, क्योंकि दो भेजता हूं ना 5-5 मिनट के, तो भी कोई एक देखता है, कोई तो देखता ही नहीं है। तो ये थोड़ा लंबा था और बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने एक ही भेजा है। उस एक वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, वो आपको बताना है। एक बंदा या एक पार्टिसिपेंट सिर्फ 3 चीजें बताएगा, ठीक है। सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो बोलेगा, रिपीट कोई नहीं करेगा। हाथ ऊपर करने से, उंगली ऊपर करने से नहीं आएगा। कमेंट बॉक्स में नाम आएगा वही आएगा। चलिए, सबसे पहले अस्मिता जी, सादर आमंत्रित है आप। आप बताइए वीडियो में क्या आपने सीखा। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस, बोलिए। सर उस वीडियो में 8 मेजर पॉइंट थे, तो मतलब उसमें बताया था इवेंट स्टेप कैसे बनाना है, क्या करना है। तो फर्स्ट पॉइंट था बैक स्टेज अनाउंसमेंट। पहली बार जब हम स्टेज पे जाते हैं तो आपकी आवाज सुन के ही लोग आकर्षित होते हैं, तो हमारी आवाज अच्छी होनी चाहिए और हमें अबो पिच स्टार्ट करनी चाहिए। जब हम जाते हैं तो हमें अबो पिच स्टार्ट करना है। सेकंड था एंट्री ऑन स्टेज। जब हम स्टेज पे बैठते हैं तो हमें डायरेक्ट मतलब किसी का वेलकम नहीं करना चाहिए। जाते हुए जो अपन किसी को डांस, किसी आपकी को आवाज गाना। शायद कट रही है, अस्मिता जी, आपकी आवाज शायद कट रही है। आप ऐसा कीजिए, वीडियो बंद करिए और सिर्फ बोलिए, शायद ठीक से आवाज आएगी। हाँ, बोलिए। रवारी है। हाँ, कंप्लीट, बोलिए। तो सेकंड पॉइंट था एंट्री ऑन स्टेज। जब हम स्टेज पे एंट्री करते हैं तो लोग हमारी आवाज के साथ साथ मतलब कि हमें जो पसंद है, किसी को डांस होता है, किसी को चलते चलते कोई गाता है, तो हमें जो पसंद होता है हमें उसके साथ एंट्री करनी चाहिए। और फिर थर्ड था ओपनिंग। हमें स्टेज पे डायरेक्ट जाकर वेलकम नहीं करना चाहिए। कोई भी एक ऐसा स्टेज पे जाके कुछ भी, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी को भी लेकर एक स्टार्ट करनी चाहिए। धन्यवाद सर। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, विवेक जी। सर मैंने जो 8 पॉइंट देखे उसमें, तो पहला पॉइंट मुझे ये लगा कि मतलब मैं निचोड़ के रूप में कहूंगा कि आपके लिए सबसे पहले लोगों का अटेंशन लेना है। आप अटेंशन लें, और दूसरा चीज उनको अटेंटिव बनाएं। उनका ध्यान आपकी ओर होना चाहिए। सबसे पहले वो आपके प्रति आकर्षित होंगे, और सबके लिए आपको ऐसा अटेंटिव बनाना चाहिए कि वो अपनी सारी बातों को भूल सकें और आप पे फोकस कर सकें। तीसरा चीज हमें जो लगा
कि जो बाकी तो वेलकम वाला बता दिया है, दीप प्रज्वलन वाला तो एक बहुत अच्छा अस्तुमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस पॉइंट को बोलते हुए जो वहाँ के कंपनी के जो हेड हैं या जो मुख्य अतिथि हैं उनको आदर सत्कार करते हुए बुलाना है। तो ऐसे कि हर चीज को बोलने का एक तरीका होता है, उन शब्दों का चयन प्रॉपर तरीके से होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो एंकरिंग होगा। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। ओके, अब रिया जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर वो 8 चीजें बताई थी, उन्होंने 8 स्टेप बताए थे सर और मैम ने तो बताए हैं, लेकिन जो हमें ज्यादा पसंद आए इसके अलावा हम वो बताते हैं। सर जो एक था उसमें था ऑडियंस वार्म अप। उसमें था कि जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है, मतलब जनता कुछ भी सोच रही है तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना है, तो जरूरी है कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी उनके साथ कराई हाँ जाए। तो बोला हमें नहीं कुछ ना मालूम है कुछ उन्हें ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कराया जाए जिससे वो अब हमारी ओर आकर्षित हो। और जो दूसरा था वो था ऑडियंस इंटरेक्शन, मतलब जनता के साथ बातचीत करना, कुछ सवाल जवाब करना, ये सब मतलब जिससे वो हमसे और अच्छे से कनेक्ट हो सके। और लास्ट में जो उन्होंने था क्लोजिंग नोट, उन्होंने कहा था कि जैसे हमारा स्टार्ट हुआ है उतना ही अच्छा हमारा क्लोजिंग नोट भी होना चाहिए। क्लोजिंग नोट में उन्होंने कहा था कि हमें सभी का धन्यवाद करना है, मतलब जितने भी लोग हैं सभी का बहुत अच्छे से धन्यवाद करना है। और उनकी वीडियो में हमने एक चीज देखी कि उनके शब्दों का चयन बहुत अच्छा था और वो हर चीज में मजेदार मतलब अच्छे अच्छे वाक्य बोल रहे थे और शायरी वो बोल ही रहे थे। तो सर मुझे यही अच्छा लगा। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए रामेश्वर जी बताइए आप। सर बैक स्टेज देख, थोड़ा देखा है, वेदी ज्यादा नहीं देखा सर। सॉरी। हाँ, बैक स्टेज के बारे में बता। जब कोई शुरुआत करना है तो आप आराम से कीजिए, मतलब जल्दबाजी में मत कीजिए। सही है। और एंट्री करना है जैसे, तो आप आ रहे हैं तो आते हुए शायरी गा के आ सकते हैं आप, या गाना गा के, गाना बजाने के बाद आ सकते हैं, नाचते हुए जा सकते हैं। और वेलकम अगर किसी को करना है तो आप उसको उनकी बड़वाई करके कर सकते हैं। था इतना ही देखा है सर। वेरी गुड। चलिए अच्छा है, 3 पॉइंट ही चाहिए थे, 3 पॉइंट आप बोल चुके हैं। बस ये 4 लोग को ही बोलना है और किसी ने नाम डाला नहीं है। मैं बुलाऊंगा। आशा जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ओपनिंग ओपनिंग में तुरंत जाके नहीं बोलना है सर, कि जाके तुरंत खड़े हो गए और बोलना शुरू कर दिया। और ऑडियंस के बारे में सर, जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है। और लास्ट में आभार व्यक्त सभी का करना है सर, कोई रह ना जाए। वेरी थैंक गुड। यू सर। नाइस नाइस नाइस। चलिए रश्मि जैन जी सादर आमंत्रित है आप। नमस्ते सर, सभी के लिए नमस्ते। और सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो 2 दिन से हमने वर्क नहीं डाला है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो होगा तो अब हम उसके लिए वर्क पूरा करेंगे। और जो आपने वीडियो डाली थी उसमें 8 पॉइंट दिए गए थे, बाकी तो सभी ने 8 पॉइंटों पे बोला है, लेकिन जो हमें सबसे अच्छी बात उसमें जो लगी थी कि उसमें गेस्ट को कैसे आकर्षित करना। क्लैप उनने बहुत अच्छे तरीके से उस तरीके क्लैप में बजाया, क्लैप से और अतिथियों का सम्मान किया। तो इस तरीके से हमें बहुत अच्छा लगा कि ये चीज भी बहुत अच्छे से सीखने लायक है कि हमें मतलब जो ऑडियंस है उनके लिए भी ये चीज होना चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी ओर आकर्षित होते हैं। तो ये और बाकी सभी लोग ने बताया है, तो अपना समय ज्यादा नहीं हम खर्च करेंगे। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शिवानी जी
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बोलिए। सर जो आपने वीडियो भेजी थी वो वीडियो 18 मिनट की थी और उसमें 8 पॉइंट बताए थे वो सर ने कि आपको स्क्रिप्ट को कैसे लिखना है, उसकी ओपनिंग कैसे करना है और उसकी क्लोजिंग कैसे करना है। तो उसमें एक पॉइंट था क्राउड कन्वर्सेशन था, जिसमें आपको केवल मंच पर खड़े रहकर ही नहीं बोलना है बल्कि आपको ऑडियंस के बीच में जाकर उनसे कोई क्वेश्चन करके या कोई फनी गेम के माध्यम से, तो आप ऐसे अपनी एंकरिंग को बहुत एंटरटेनमेंट बना सकते हैं। सेकंड था सर इंट्रोडक्शन चीफ गेस्ट। तो आपको सीधे सीधे चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्ट नहीं कराना है, आप कुछ अलग तरीके से उनका इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। और सर थर्ड था ऑडियंस वार्म अप। इसमें आपको डायरेक्ट किसी भी फंक्शन को स्टार्ट नहीं करना है, उसमें पहले जो आपकी ऑडियंस होगी उसको अपनी ओर आकर्षित करना है। तो और उसके बाद एंटरटेनमेंट के साथ आप उसको फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। चलिए अब प्रज्ञा जी, सादर आमंत्रित हैं आप। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जो आपने वीडियो डाली थी उसमें जो 8 पॉइंट थे, उसमें से जो मेन था वो है कि जब भी एडिटिंग करते हैं तो जो अपने शब्दों का चयन है, उनके जो शब्द हैं उनका चयन अच्छे से करना चाहिए। और उसमें जो मतलब पहला था बैक स्टेज अनाउंसमेंट, तो उसमें जब बैक स्टेज अनाउंसमेंट करते हैं उसमें आवाज तेज होनी चाहिए। आवाज तेज होगी और बोलने का अगर तरीका सही रहेगा तो वो अच्छा भी लगता है और लोगों को समझ में भी आता है। उसमें जो एक और था कि जब गेस्ट आते हैं तो उनका इंट्रो करवाते हैं तो किस प्रकार से करवाएं। और जब भी किसी का भी मतलब वो गेस्ट आए या कुछ भी हो और जनता के लिए अगर क्राउड कन्वर्सेशन हो तो जनता से उनके मजेदार सवाल जवाब पूछें, उनसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करवाएं ताकि लोगों को अच्छा भी लगे और उनका मन भी लगा रहे। बहुत बेहतरीन प्रज्ञा जी, गुड। चलिए अब कौन बोलेगा? ज्योति जी, सादर आमंत्रित हैं आप। नमस्ते सर जी। नमस्ते। वीडियो में देखा था 8 पॉइंट बताए थे, उनमें से फर्स्ट था बैक स्टेज, सेकेंड अनाउंसमेंट, थर्ड था एंट्री ऑन स्टेज। तो बैक स्टेज में बताया था कि जब हम बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हमारी आवाज तेज होनी चाहिए। और सेकंड बताया था कि नॉर्मल स्टेज पे नहीं जाना है, हमारे लिए कोई भी शायरी के साथ बोलते हुए जाना है। और जब हम शो ओपनिंग करते हैं तो सीधे हमें शुरू नहीं करना है, कुछ भी बात बीच में रखते जाना है। और ऑडियंस वार्म अप में बताया था कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करवाना है, क्लैपिंग है, जैसे कोई भी एक्टिविटी करके भी हम उसमें कर सकते हैं। फिर बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट, जब हम गेस्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमारे लिए उनकी तारीफ करना है या कुछ भी बताना है। और लास्ट था क्लोजिंग करते हैं जब, तो सभी के लिए आभार करना है। जो जो आए हैं, गेस्ट आए हैं, तो उनके लिए भी जो जो मतलब उसमें पार्टिसिपेट हैं सभी के लिए हमें आभार व्यक्त करना है क्लोजिंग जब करते हैं। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए सरोज जी, आप वीडियो ऑन रख के कहाँ चले गए? सरोज जी नहीं है शायद। कोई और बाकी है? दिलीप जी, दिलीप पांथी, सादर आमंत्रित है दिलीप जी। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बोलिए। सर मैंने वीडियो नहीं देखा था। वीडियो नहीं देखा आपने? नहीं सर, मिला नहीं या टाइम? देख नहीं पाए, टाइम नहीं मिला सर। ओके ओके, चलिए नो प्रॉब्लम। बाहर था इसलिए नहीं देख पाए थे सर। बाद में देख लेना आप, बहुत जरूरी है वीडियो। ओके सर। चलिए एक इन्फिनिक्स हॉट 1 2 प्ले, हाँ जिन्होंने अभी अभी अपना वीडियो बंद किया है,
सादर आमंत्रित हैं आप, बोलिए। आप अपना नाम रीनेम कर लीजिए ना, तो पता चले कौन बोल रहा है। जी सर। सर कल हमारे एग्जाम है तो हमने वीडियो नहीं देख पाए। ओके, चलिए कोई बात नहीं। पर उसके बाद कल एग्जाम है ना, तो जब भी टाइम मिले एक बार देख लेना, वीडियो बहुत जरूरी है। सर हम देख लेंगे। सही है, चलिए। और निधि जैन जी, निधि जी आपका वीडियो भी बंद है। सादर आमंत्रित हैं आप। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, आपकी स्माइल बहुत बढ़िया है। क्यों वीडियो थैंक क्यों यू बंद सर। रखते हैं आप? सर हम वीडियो नहीं देख पाए थे। ओके, वीडियो देख नहीं पाए, पर आपका वीडियो तो ऑन रखिए। कोई बात नहीं, जी अगर नहीं देख पाए बाद में देख लेना, पर देखना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले देखेंगे देख सर। लेते हो ना, तो इसका एक फायदा ये होता है कि अभी आपको बोलना तो है ही है, उसके बाद मैं जो भी बोलूंगा ना सीधा आपके दिमाग में उतर जाएगा, अगर आपने वीडियो देखा हुआ होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं जो भी बोलूंगा सब कुछ नया लगेगा आपको। ठीक है। और नई चीज इतनी जल्दी दिमाग में नहीं घुसती है, जितनी एक बार सुनी हुई चीज दूसरी बार सुनिए तो घुस जाती है। इसलिए वीडियो हम भेजते हैं, वरना वीडियो भेजने की जरूरत क्या है? जो भी वीडियो में वो सब कुछ मैं भी बोल सकता हूँ, फिर भी मैं वीडियो पहले इसीलिए भेजता हूँ क्योंकि रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो देखे हैं उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं, और सब कुछ जो भी आप बोल रहे हैं वही था उस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। नीरज जी प्लीज सेकंड स्लाइड। ओके, फीडबैक। आपके जो भी वीडियोस आते हैं ना, सब मैं तो फीडबैक मैंने दिए हुए हैं आप सबको। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को फीडबैक दीजिए। ठीक है, अपने आप को तो दीजिए ही दीजिए, बाकी सारे लोगों को भी दीजिए, क्योंकि ग्रुप में वीडियो आता है तो आप दूसरे लोगों को भी वीडियो देखते होंगे ना, या नहीं देखते? यस और नो? किसी के फोटो में भी थम्स अप नहीं दिखता, वीडियो में भी नहीं दिखता। यहाँ पे तो कहाँ से डालेंगे? कौन है जो दूसरों के भी वीडियो देखता है? कमेंट बॉक्स में डालिए प्लीज। रश्मि जी देखती है, बहुत बढ़िया रश्मि जी। ज्योति जी देखते हैं, वेरी गुड। देखना बहुत जरूरी है, सबको देखना चाहिए। रिया जी देखती हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका भी रिवीजन होता है। अगर मान लो रिया जी ने अस्मिता जी का या शिवानी जी का वीडियो देखा, तो उसमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स उनको दिखेंगे, तो वो अपनी स्पीच में उसको ऐड कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी दिखेंगे कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें कुछ सुधार करके वो अपनी स्पीच में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव कोई सुधार करने लायक चीजें हो, ये सारी चीजें हमें एक दूसरे से ही सीखनी है। तो आप लोग जो भी देखते हैं ना, बहुत बढ़िया करते हैं। आपको अभी क्या करना है, सबको मैं एक एक मौका देता हूं। आपको अपने बारे में तो बोलना ही बोलना है कि भैया मुझे यहाँ यहाँ तकलीफ हो रही है और इस क्षेत्र में मैं अच्छा कर रहा हूँ। और फिर मान लो विवेक जी बोल रहे, तो विवेक जी बोलेंगे कि भैया रिया जी जो बोल रही है ना, वो ये सब अच्छा बोल रही है, पर एक चीज ये ऐड कर दे तो मजा आएगा। उसके बाद अस्मिता जी भी बहुत अच्छे वीडियो भेज रहे हैं, तो उनके वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप बोलिए। ठीक है, आप सबको मौका मिलेगा। पर मान लो विवेक जी का है, तो विवेक जी सबके बारे में नहीं बोलेंगे, किन्हीं दो लोगों के बारे में, कोई भी दो। फिर रिया जी का नंबर आया तो रिया जी बोलेंगी किसी भी दो के बारे में। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, तो सबसे पहले कौन बताना चाहेगा कि दूसरों के वीडियो में से क्या सीखा और क्या अभी सुधारना जरूरी है उनको? नहीं लिखोगे यहाँ कमेंट बॉक्स में तो मैं डायरेक्ट बुलाऊंगा। इससे अच्छा है लिख लो। सबसे पहले लिखेगा वो सबसे आखिर में बोलेगा। सबसे सर आखिर में लिखने वाला सबसे पहले बोलेगा। हाँ, प्रज्ञा जी जी बोलिए, सादर आमंत्रित है आप। सर, जो
रिया मैम की वीडियो होती है, उसमें जो रिया मैम की स्क्रिप्ट लिखी होती है वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, गुड। क्योंकि उनके जो शब्द होते हैं वो एकदम चुने हुए शब्द होते हैं जो सुनने में वो अच्छे भी लगते हैं। और सबको तो शिवानी मैम जो है उनके शब्द अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो बोलती है तो उनकी आवाज एकदम स्लो रहती है वेरी गुड। और बीच में थोड़ा सा गैप भी ले लेती हैं, और बाकी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा लिखती है। तो बस थोड़ी सी उनकी आवाज ही है जो वो मतलब एकदम भी स्लो करती है, तो उसको बस बढ़ाना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रज्ञा जी। शिवानी जी, जी सर। आप स्क्रिप्ट बहुत अच्छे लिखते हैं, सही बोल रहे हैं प्रज्ञा जी। पर आप जब शुरुआत करते हैं ना तो शायरी भी बहुत अच्छी बोलती है, पर जी उसके बाद क्या होता है, जब जो मेन डेटा जो आप बोलते हैं ना उसका भी लहजा लय वैसी ही हो जाती है जैसे आप शायरी बोल रहे हैं। बोल रहे और कभी कभी क्या होता है कि जो वाक्य रचना एकदम सीधी जानी चाहिए ना, उसके अंदर भी आरोह अवरोह डालने की कोशिश में सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप बोल नहीं रहे हैं, आप शायरी सुना रहे हैं या आप कुछ गा रहे हैं। जी सर। हमारे शब्दों के बीच में जो गैप होता है ना, गैप बड़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं ना सीधा नॉर्मली, वैसे नॉर्मली हमें एंकरिंग करना है। अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ वो शायरी के अंदाज में करूंगा तो आपको इतना मजा नहीं आएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर शायरी बोली जाए तो शायरी अगर सीधी सीधी बोल दी जाए तो भी शायरी में मजा नहीं है। इसलिए जब शायरी बोलते हो तो शायरी में जो आरोह अवरोह जरूरी है उसको वहां पे मेंटेन करो, और उसके बाद जो सीधी बात बोलते हैं ना आपने उस जी तरीके सर। से बात करते हैं, उसमें गैप मत रखो। ठीक है। जी तो बहुत बढ़िया होता है आपका। रिया जी, आपके बारे में भी उन्होंने बताया कि बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट होती है आपकी, बोलते भी अच्छे हैं आप। कॉन्फिडेंस की कहीं कहीं कमी थोड़ी दिखती है आप जब बोलते हैं तब, क्योंकि क्या होता है कि मुंह जबानी याद नहीं होता और आप सब मुंह जबानी करने के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो एक बात और जान लो कि एज ए एंकर आपको सब कुछ एकदम मुंह जबानी होना जरूरी नहीं है। एंकर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक एंकर वो होता है जिसको टेबल कुर्सी में बैठ के ही पूरा प्रोग्राम करना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको खड़ा होना होता ही नहीं है। टेबल दे दिया, कुर्सी दे दी, आपके सामने टेबल के ऊपर बहुत सारे कागज पड़े हैं, उसमें से पढ़ के ही आपको बोलना है, ऑडियंस आपको देख भी नहीं पाएगी। फर्स्ट। दूसरा एंकर ऐसा होता है जिसको सिर्फ कार्यक्रम जो होता है ना उसका संचालन करना होता है। उसको सिर्फ बोलना होता है कि अब ये आएंगे, उसके बाद ये आएंगे, उसके बाद ये आएंगे। उसको भी मान लो उसको टेबल कुर्सी दी जाती है या फिर पोडियम पे खड़े होके उनको बोलना होता है। ठीक है। तीसरा एंकर ऐसा होता है जिसको पूरा प्रोग्राम चलाना होता है अपने हिसाब से, और वो पोडियम के ऊपर खड़ा होता है। चौथा एंकर ऐसा होता है जिसको पोडियम टेबल कुर्सी कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ एक माइक दिया जाता है और स्टेज पे भेज दिया जाता है। उसको वो प्रोग्राम ही ऐसा होता है कि जिसमें पोडियम या टेबल कुर्सी की जरूरत नहीं होती। उसको पूरे प्रोग्राम को लाइव रखना है, जीवंत रखना है, सभी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच के रखना है। ठीक है। तो एक ऐसा होता है। पांचवा एंकर ऐसा भी होता है जो कहीं पे भी घूम सकता है, वो ऑडियंस में दौड़ के जा सकता है, वो नाच सकता है, वो कूद सकता है, वो गाना गा सकता है, वो कहानियां सुना सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये पांच अलग अलग एंकर होते हैं। इस पांच एंकर में से हमें सभी एंकर की चीजें आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई भी बुला सकता है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ टेबल कुर्सी वाले एंकर बन के रह जाएं, या फिर जरूरी नहीं है हम नाचने कूदने वाले एंकर ही बने। हमें ये सारी चीजें एकदम आनी चाहिए। ठीक है। तो ये करना है। चलिए अब कौन बताएगा किन्हीं दो के बारे में कि क्या अच्छा लगा और कहाँ पे मेहनत करना जरूरी है। जो लोग एक दूसरे का देखते हैं वो लोग तो बता ही सकते हैं ना। रिया जी, आप बताइए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर पहले हम अपनी ही कमियां बताएंगे कि सही है। जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम खुद याद करने की कोशिश करते हैं, हमें शब्द नहीं आते हैं। तो हम
वीडियो बनाते समय हमें 10-12 बार वीडियो बनाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। मतलब वो स्क्रिप्ट हमसे लिखते नहीं आने लगती है, इसीलिए कभी कभी ये वर्क ही छूट जाता है। मतलब हम कोशिश हमने स्क्रिप्ट तो बहुत लिखी है, लेकिन वो इतनी पूरी नहीं हो पाई। जब उसका हमने याद किया, कुछ किया, उस प्रोसेस तक पहुंच ही नहीं पाई। तो यही होता है। पहली तो आत्मविश्वास की कमी खुद ही हो जाती है कि लिख तो रहे हैं, काम भी पूरा हो जाता है, लेकिन टाइमिंग वो चली जाती है। मतलब समय से हम अपना काम पूरा ही नहीं कर पाते हैं, शब्द होते नहीं है, चाहे हम शायद कोशिश नहीं करते हैं। यही है हाँ, बात एक खुद के मिनट लिए। रिया जी, मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ आपको। बहुत सारे एंकर ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत सारी शायरियाँ, बहुत सारी कहानियां होती है उनके पास, और अलंकारिक शब्द भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तब उनको याद करने में क्या होता है, दूसरी सारी चीजें भूल जाते हैं। पर आपको करना क्या है, अपने हाथ के अंदर 4-5 अलग अलग हार्डबोर्ड रखने हैं। हार्डबोर्ड यानी वो जिसे बोलते हैं ना, नोटबुक के ऊपर जो आता है, आपके वहाँ क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं है, पर वो हार्डबोर्ड आता है, कागज होता है, एकदम बारीक नहीं होता है, वो मोटा वाला कागज होता है। ठीक है, तो वो आप चीट उसको बोल लीजिए, वो 4-5 अपने हाथ में रख सकते हैं, जिसके अंदर आप सबसे पहले क्या करना है वो लिख लीजिए। तो आपके हाथ के अंदर ऐसा रहेगा, किसी को दिखेगा भी नहीं, दिखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंकर के हाथ में ही होता ही है। जैसे जैसे आपका खत्म होता है, वो कागज पीछे रख के पीछे वाला कागज आगे आगे आ जाता है, फिर उसमें देख के आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर टेबल कुर्सी दे दी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर पोडियम भी दे दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहां पे आप स्क्रिप्ट रख सकते हैं। अगर आपको सीधा माइक दे दिया है, पोडियम वोडियम कुछ नहीं है, तो आप हाथ में इस तरीके से रख सकते हैं। मेन पॉइंट रखना है, मेन पॉइंट जैसे ही आप देख लेते हैं आपको पीछे का सब कुछ याद रह जाएगा। ठीक है, तो एज ए एंकर आपको सब कुछ मुंह जबानी याद होना चाहिए, जरूरी नहीं है। और जब आप वीडियो बनाए ना, वीडियो मोबाइल के पीछे ही स्क्रिप्ट रखिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, उसमें मेन जी। पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, चलिए और आगे बताइए रिया जी। सर मतलब वो 2 लोगों के बारे में बता रहे हैं, जिनके बारे में मैं बता चुकी हूँ, उनके बारे में नहीं बताएंगे। हाँ हाँ। सर हम विवेक जैन जी के बारे में बताएंगे। सर बहुत अच्छा बोलते हैं, हम उनकी हर वीडियो देखते हैं, उनका सब कुछ अच्छा लगता है, स्क्रिप्टिंग भी सब कुछ अच्छी है। लेकिन क्या होता है, बीच बीच सर ऐसा होता है कि सर कुछ सोच रहे हैं, ऐसा लगता है कि सर कुछ सोच रहे हैं और फिर बोलते हैं। मतलब वो उस कमी को पूरा तो कर देते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नजर आ जाता है कि हाँ वो थोड़ा सोच रहे थे। यही थी, मतलब दिखा था हमें। और वो रामेश्वर जाटव भैया हैं, उनका भी हमने देखा था वीडियो। उनके में क्या होता है कि वो सही से कैमरा नहीं रखते हैं, और मतलब वीडियो में जिस प्रकार से बोलना चाहिए, थोड़ा कहें जेस्चर पोस्चर जो भी है वो सही नहीं होता है, और थोड़ा बोलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। यही लगी, बाकी बहुत सुंदर बोलते हैं दोनों लोग, बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबकी वीडियो हम देखते हैं, लेकिन हम सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन विवेक सर की तो हम हर बार देखते हैं, क्योंकि जो नहीं बनता है तो हम इन्हीं से कॉपी करते हैं कभी कभी, तो वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है। देखिए रामेश्वर जी, आप मोबाइल सामने नहीं रखते हैं ना, वहीं से सारा प्रॉब्लम होता है। एक तो आप नीचे रखते हैं, इसलिए क्या होगा कि आपका ध्यान ऐसे नीचे जाएगा, तो फिर जेस्चर पोस्चर आएगा ही नहीं। अगर आप नीचे देख रहे हो और जेस्चर पोस्चर है ही नहीं, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, जो भी आपने तैयारी की है वो सारा कुछ भूल जाएंगे आप। ठीक है, इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि कहीं पे भी वीडियो बनाए, मोबाइल अपने फेस के सामने रखना है। अगर ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है, कोई जगह नहीं मिलती है, तो किसी बंदे को ढूंढ लो, फैमिली में से, दोस्त में से, जिनको बोलो कि वो मोबाइल लेके आपके सामने खड़ा रहे और आप वीडियो बनाए। ठीक है, उसके बाद ये सारी जो चीजें हैं ना, जो खामियां दिख रही है अभी, वो नहीं दिखेंगी। आप बोलते बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर कॉन्फिडेंस की कमी इसी कारण आती है क्योंकि जेस्चर पोस्चर ठीक होते नहीं है। एक बार मैंने जो बोला वो कर लेंगे ना, जेस्चर पोस्चर भी आ जाएंगे और आपके बोलने में कॉन्फिडेंस भी दिखेगा। दूसरा, विवेक जी, विवेक जी का मैं ही आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम होता है। विवेक जी बोलते हैं बहुत अच्छा, उनकी आवाज बहुत बेहतरीन है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उनको सब कुछ आता है, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं समझते हैं। कितनी भी बार बोल लो आप, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब वीडियो बना रहे तब उनको सोचना पड़ेगा। और मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज सिखा दिया है,
तो किसी के भी आंखें देख के आपको पता चल जाता है कि वो सोच रहे हैं। सही है। तो विवेक जी, अब से आप एक बार स्क्रिप्ट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बोलने की कोशिश कीजिए। तो जो भी लोग आपको देख रहे हैं ना, जो आपको रोल मॉडल समझते हैं ना, वो लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियो देखेंगे और ज्यादा एडमायर करेंगे आपको। ठीक है, चलिए। और अब कौन बताएगा? मैं बोलूं सर? हाँ, सादर आमंत्रित है, आप बोलिए। सबसे पहले मैं अस्मिता मैम के बारे में बोलना चाहूंगी। वो बहुत अच्छा बोलती हैं और जो उनकी आवाज भी है वो भी बहुत अच्छी है। और जो वो बोलती हैं वो जिस हिसाब से बोलना चाहिए वो उसी हिसाब से बोलती हैं कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर शायरी का प्रयोग करना है। उनका मोबाइल भी उनके सामने रहता है, बस उनकी गलती ये रहती है कि वो पूरी वीडियो बैठकर बनाती हैं, जो आपने मना किया है कि बैठकर नहीं बनाना है। तो मैं अस्मिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आने वाली जितनी वीडियो बनाए वो कोशिश करें कि वो वीडियो खड़े होकर बनाए। गुड। और सेकंड सर, मैं दिलीप सर के बारे में बोलना चाहूंगी। वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो उनका मोबाइल का कैमरा है वो थोड़ा नीचे होता है, तो इस वजह से जो उनका बॉडी लैंग्वेज रहता है वो प्रॉपरली नहीं दिख पाता है। और वो बीच बीच में बोलते हैं तो वो थोड़ा अटक भी जाते हैं, तो वो उनकी कोशिश करें। सही है। मोबाइल सबको फेस के सामने ही रखना है। एक बार फेस के सामने मोबाइल आ गया ना, तो सारी ये जो भी गलतियां हो रही है वो नहीं होंगी। ठीक है। और किसके बारे में बताया था शिवानी जी, और किसके बारे में बताया था आपने? नीता मैम के बारे में। हाँ, तो आप भी वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, पर उन्होंने बोला ना कि बैठे बैठे बनाते, खड़े होके नहीं बनाते। खड़े होके बनाएंगे तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। आपका पोस्चर जेस्चर एकदम सुधर जाएगा कंप्लीट, और कॉन्फिडेंस में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब तक बैठ के वीडियो क्यों बनाया मैंने। ठीक है, एक बार कोशिश करना खड़े होके बनाने की, बहुत मजा आएगा। आपको भी मजा आएगा, सुनने वालों को तो बहुत बेहतरीन लगेगा। चलिए, और कौन बताएगा? सर मैं बोलना चाहूंगा। वेलकम सर, आइए। जी। सबसे पहले मैं निधि का बोलना चाहूंगा कि उनको विश्वास की थोड़ी सी कमी है, और विश्वास ना होने के कारण से वो उतने अच्छे तरीके से नहीं बोल पाती हैं। बाकी आपने कहा स्माइल अच्छी है, ये सब चीज़ें बढ़िया हैं, इस चीज़ की कमी दिखाई देती। दूसरी है ज्योति। ज्योति अच्छा बोलती हैं, बट बोलते हैं एक तो स्लो आवाज में बोलती हैं, और मोमेंट्स जो होते हैं हैंड वगैरह के वो उतने प्रॉपर तरीके से नहीं होते, जेस्चर सही नहीं होता है। बाकी बोलते अच्छे। ओके, गुड। अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। ज्योति जी, सुना आपने? इसको यस सुधारने सर। की कोशिश करनी है हमें। जी सर। ठीक है। जो भी आपके साथ जो भी लोग सीख रहे हैं ना, वो लोग जो आपको फीडबैक देते हैं ना, वो सबसे बढ़िया फीडबैक होता है, क्योंकि वो साथ में सीख भी रहे हैं और उनको दिख रहा है कि यहाँ यहाँ कमी है। तो वो कमी कब बता रहे हैं? जब वो कमी ऑलरेडी उनके अंदर तो नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि अस्मिता जी बैठ के वीडियो बना रहे हैं, मान लो, तो जो बोल रहे हैं ना वो तो खड़े होके ही बना रहे हैं। जो ऐसा बोल रहे हैं कि आपका ओपनिंग क्लोजिंग ठीक नहीं हो रहा है, तो उनका ओपनिंग क्लोजिंग ठीक हो रहा है, तभी बोल रहे हैं। तो आप सब एक दूसरे से सीखिए, बहुत जरूरी है ये। और मैं जो आपको फीडबैक देता हूं ना, उससे ज्यादा वैल्यूएबल फीडबैक ये है जो आपके सहपाठी आपको आपके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आपको सुनने में भी बहुत बेहतरीन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलूंगा ना, तो आपको लगेगा कि तो सर है तो अच्छा ही बोलेंगे। पर अगर आपके साथ सीखने वाले आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, तो आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सही है। चलिए, गुड। कौन बताएगा अब? चलिए, मैं ही किसी को आमंत्रित कर लेता हूँ अभी, और क्या, कोई बता नहीं रहा है। हम्म
निधि जी आप बताइए, आप वीडियो देखते हैं ना सबका? निधि जैन जी जी। बताइए। सर हमें सभी के वीडियो अच्छे लगते हैं क्योंकि हम में ही बहुत सारी कमियां तो हम देख ही नहीं पाते सबकी कमियां। कमियां नहीं देख पाते तो खूबियां बता दीजिए। खूबियां हमें देवांशी है ना, उसकी बहुत अच्छे लगते वीडियो। वेरी गुड। वो बहुत अच्छे से बोलती है और विवेक जी के बहुत अच्छे लगते हैं। सही है। देवांशी जी का कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? बोलना, किस तरीके से बोल रही है, उनका जेस्चर, पोस्चर, स्माइल, सब कुछ बहुत अच्छा। वेरी गुड। वो सारी चीजें हमारे वीडियो में भी दिखनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और अब कौन बताएगा? रामेश्वर जी आप कुछ बोलिए, आप भी देखते हैं सबकी वीडियो। सर हम में खुद कमियां हैं, हम क्या बताते हैं। कमियां भले ही हम में है, पर हम दूसरों को तो बता ही सकते हैं, खूबियां भी बता सकते हैं। कमियां बताने को बोला ही नहीं है मैंने, हमें खूबियां बतानी है सबकी। पर कोई एक चीज ऐसी जहां पे थोड़ी ज्यादा मेहनत की जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। विवेक सर की अच्छी लगती है सर वीडियो, बहुत अच्छा किनकी? बोलते हैं सर। विवेक विवेक जी सर। की? जी। और और शिवानी अग्रवाल भी अच्छा बोलती हैं। वेरी गुड। देखो शिवानी जी के फेस पे स्माइल आ गई। जी सर, चलिए इतना ही। गुड। क्या अच्छा लगा वो बोलेंगे या चलेगा? हमें ये भी बताना है कि वो ओपनिंग अच्छा करते हैं, क्लोजिंग अच्छा करते हैं, शायरी अच्छा बोलते हैं, वो कहानी अच्छा सुनाते हैं। निधि जी आप बताएंगी? है निधि जी? हाँ सर, किस बारे में? हाँ आपने तो बताया नहीं, अभी बताया, सॉरी। कौन बाकी है अभी? रश्मि जी आप देखते हैं वीडियो? हाँ सर, देखते हैं सर। हाँ तो बताइए कि नहीं, दो लोगों के बारे में क्या अच्छा लगा उनमें। सबसे पहले मैं सरोज जी एन के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा बोलती भी है, प्रयास भी करती है, और अच्छा मतलब शायरी वगैरह भी बोलती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान नहीं रहती है, जो कि एंकरिंग के में होना चाहिए। और बाकी तो बहुत अच्छा बोलती हैं, प्रयास भी बहुत अच्छा करती हैं बोलने के लिए। और दूसरा है आशा रेखवार। उनका भी मैंने देखा, बैंक से सबका देखती हूँ। तो जो उनकी बोली भाषा है वो अच्छी है, लेकिन वो हमेशा बैठकर ही वीडियो बनाती हैं। और बाकी अच्छा है सभी के। वेरी गुड, धन्यवाद। एक तो जो कॉमन फीडबैक आ रहा है ना, वो फीडबैक बता देता हूँ। स्माइल फेस पे होना बहुत जरूरी है। दूसरा, बैठ के वीडियो नहीं बनाना है, खड़े होके ही बनाना है। तीसरा, स्क्रिप्ट भूल जाना, याद करना, ये सब नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्ट मोबाइल के पीछे रखिए, नहीं भूलेंगे आप। मोबाइल के पीछे नहीं भी रखेंगे, हाथ में भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एंकर के हाथ में स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, आपके वीडियो में भी दिखेगा कि आप हाथ में देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये सारे कॉमन फीडबैक हैं। इस कॉमन फीडबैक को हमें हमारे साथ रखना है, और जितने भी लोगों ने जो भी बताया ना, वो माइंड में रख के अभी वीडियोस बनाने। मान लो सरोज जी ने बताया निशा जी के बारे में या शिवानी जी के बारे में, जो जो चीजें, वो हम सबको लागू होती है। जितने लोग अभी हैं वो सारे लोगों को ये चीजें लागू होनी चाहिए। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम खड़े खड़े वीडियो बनाते हैं, पर लोगों को लगता है कि हमने बैठ के बनाया। क्यों? क्योंकि कैमरा एंगल इस तरीके से सेट किया हुआ होता है कि हम खड़े हैं या बैठे हैं, सबको पता नहीं चलता। हम खड़े होके भी बनाए तो भी ऐसा जी किसी को ऐसा लग सकता है कि हम बैठ के बना रहे हैं। ठीक है।
तो एंगल ऐसा पसंद कीजिए जिसमें आप पूरे दिखे। सिर्फ इतना ही दिखे वो जरूरी नहीं है। पूरा आप दिखोगे तो आपके पैर की मूवमेंट, आपके हाथों की मूवमेंट, ये सब कुछ दिखेगा। और वीडियो बनाते समय हमें हिलना नहीं है, ठीक है। आगे पीछे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे हो जाते हैं, वैसा कुछ नहीं करना है। एक ही जगह पे खड़े होके अभी आपको जो वीडियो भेजना है ना, वीडियो में आप दूसरे कोई एंकर नहीं है, वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ पोडियम वाले एंकर है। पोडियम के पीछे खड़े होके जो बोलता है एंकर, ठीक है। अगर आपको वो दौड़ के ऑडियंस में जाके ऑडियंस को क्वेश्चन आंसर करने वाला एंकर का वीडियो बना के भेजना है, तो वैसे तो आपको दूसरा कोई आदमी भी लगेगा साथ में जो आपका वीडियो बनाए और दौड़े, ठीक है। चलिए, तो ये फीडबैक हो गया। अभी चलते हैं अगले पेज पे। एजेंडा बनाना या रूपरेखा तैयार करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है। एक बार मैनेजमेंट से हमने ले लिया कि कौन सा प्रोग्राम है, नो योर ऑडियंस, उसके बाद पूरे प्रोग्राम की जानकारी ले ली और एक एजेंडा बनाना बहुत जरूरी है। ये एजेंडा अगर आपके पास होगा ना, तो आप बहुत ही आसानी से एंकरिंग कर पाएंगे। अब तक मैंने जो भी आपको विषय भेजे हैं ना, सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट पे ये एजेंडा सूट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मेहमानों को स्टेज पे बुलाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है मेहमानों को स्टेज पे बुलाना। तो वो आपकी जो स्क्रिप्ट है ना, उस पे सबसे पहले लिखना है आपको कि मेहमानों को स्टेज पे बुलाना। उसके बाद कौन से मेहमान को कौन लेके आएगा वो आपको लिखना है कि मुख्य मेहमान है तो मुख्य मेहमान को लेके कौन आएगा स्टेज पे, उसका नाम लिखना है। उसके बाद दूसरे जो प्रमुख है, सेक्रेटरी हैं, ये सारे लोग स्टेज पे आएंगे तो उनको लेके कौन आएगा स्टेज के ऊपर, उनका नाम के साथ लिखना है और मेहमानों को स्टेज पे इस तरीके से बुलाना है विथ यूनिक स्टाइल। कुछ यूनिक तरीके से बुलाना है जिससे क्या होगा, ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी। सेकंड, प्रमुख का अभिवादन। जो प्रमुख होता है यानी कि चेयरमैन होता है, जो सब्जेक्ट हो रहा है उसके बारे में, मान लो आपकी कॉलेज का कोई फंक्शन है तो वहां पे प्रमुख कौन होगा, तो प्रिंसिपल होंगे। तो प्रिंसिपल सबका अभिवादन करेंगे, जितने भी लोग आए हुए हैं, जो भी ऑडियंस में है, जो भी स्टेज पे है, उन सबके लिए। तो हमें उनको अभिवादन के लिए आमंत्रित करना है और फिर वो अभिवादन करेंगे। उसके बाद वापस हमारे पास आ जाएगा माइक। उसके बाद दीप प्रज्वलन होता है। मैनेजमेंट से पहले ही पूछ लेना है कि दीप प्रज्वलन के लिए किन किन को बुलाना है। कभी कभी क्या होता है कि स्टेज पे जो बैठे हैं वो लोग तो दीप प्रज्वलन में हम बुलाते ही हैं, पर कुछ लोग उनसे भी बड़े लोग होते हैं जिनको आज स्टेज पे नहीं बिठाया पर ऑडियंस में वो लोग फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं, तो उनको भी बुलाना हो सकता है। तो मैनेजमेंट से पहले ही हमें पूछ लेना है कि दीप प्रज्वलन के लिए किन किन लोगों को बुलाना है। तो पूरा लिस्ट हमारे पास आ जाएगा। उन सबको बुलाना है, कोई भी रहना नहीं चाहिए, उन सबको ऊपर बुलाना है। सब लोग आएंगे। उसके बाद अगर व्यवस्था है वहां पे तो आप बजा सकते हैं कोई श्लोक, कोई आरती वगैरह। अगर नहीं है तो आपको खुद को श्लोक बोलना है। 4-5 श्लोक आप याद कर लीजिए जो दीप प्रज्वलन के होते हैं, ठीक है। वो बोल के आपको दीप प्रज्वलन करवाना है। उसके बाद मेहमानों का परिचय और स्वागत। कौन से मेहमान का परिचय कौन करवाने वाला है उसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए विथ नेम। और अगर आखिरी टाइम पे कोई चेंज होता है तो वो भी लिखने के लिए आपके पास पेन और कागज होना जरूरी है कि भैया मुख्य मेहमान का जो परिचय करवाने वाले थे वो तो आए ही नहीं अभी, तो किसी दूसरे को तैयार रखना बहुत जरूरी है। और अगर दूसरा कोई ऐसा है कि उसके पास तो उनका बायोडेटा ही नहीं है तो क्या बोलेगा, तो आपको क्या करना है, जितने भी मेहमान स्टेज पे हैं जिनका परिचय देना बहुत जरूरी है, उन सबका परिचय आपके पास तो होना ही चाहिए। आप मैनेजमेंट से पहले ही मांग लीजिए। कोई 6 लोग 7 लोग ऊपर बैठे हैं तो उनमें से 3 या 4 लोगों का परिचय करवाना बहुत जरूरी होता है। तो वो चारों लोगों के परिचय आपके पास तो होने ही चाहिए। अगर जो परिचय नहीं देने वाला है वो नहीं आया तो एज ए एंकर आपको परिचय देना है
ठीक है। तो मेहमानों का परिचय और स्वागत। अब स्वागत कौन करेगा वो भी बहुत जरूरी चीज मानी गई है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मुझसे स्वागत क्यों नहीं करवाया, उनको बुरा लग सकता है। इसलिए मैनेजमेंट से पहले ही पूछ लो कि किन से किन का स्वागत करवाना है। ठीक है। उसके बाद होता है मेहमानों का उद्बोधन। मेहमानों का उद्बोधन होता है, उसमें हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले उद्बोधन कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा। ठीक है। आखिरी में जिनका उद्बोधन लेना है उनको शायद भूल से आपने पहले बुला लिया तो पूरा गुड़ गोबर बन जाएगा। ठीक है। उसका एक आइडिया है, वो आइडिया मैं आपको सिखाता हूं। नोट और पेन ले लीजिए, उस पर लिखिए। एम फॉर्मूला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एम फॉर्मूला। एम में क्या होता है, जब आप लिखते हैं ना एम, तो नीचे से ऊपर लकीर खींचते हैं ना पहली। तो मेहमानों को जब स्टेज पे बुलाया जाता है तो नीचे से ऊपर आपको बुलाना है। किस तरीके से कि जो मेहमान, मान लो 7 लोग हैं जिनको स्टेज पे बुलाना है, तो उन 7 में से सबसे कम जिनकी क्या बोलते हैं उसको, हम्म, शब्द एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, कि जिनकी सबसे कम वैल्यू होती है ना, वैल्यू मीन्स वैल्यू तो नहीं बोल सकते उसको, हम्म, जिनका होदा, हाँ। तो 7 लोग बैठे हैं ना, तो जिनका होदा सबसे कम है ना उनको सबसे पहले हम स्टेज पे बुलाते हैं। उसके बाद जिसका उनसे बड़ा होदा, उनसे बड़ा होदा, और सबसे आखिर में जो मुख्य मेहमान है उसको हम स्टेज पे बुलाते हैं। ठीक है। तो तब नीचे से ऊपर बुलाना होता है। फिर होता है मेहमानों का जब परिचय करवाना होता है। तो परिचय जब करवाना है ना, तब सबसे ऊपर से नीचे होता है। सबसे पहले परिचय जो सबसे बड़े होद्दे वाला स्टेज पे बैठा है ना, उसका सबसे पहले परिचय होता है। उसके बाद क्या होता है, परिचय के बाद क्या होता है, स्वागत होता है। वो भी परिचय और स्वागत एक साथ हो जाता है। तो एम में हम नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आ गए। ठीक है। उसके बाद मेहमानों का उद्बोधन होता है। उद्बोधन फिर नीचे से ऊपर होता है। तो सबसे पहले जो बोलने वाला आएगा वो कौन आएगा? जिसका होद्दा सबसे कम है, नीचे से ऊपर। और ऊपर से नीचे फिर स्मृति चिन्ह जो देने होते हैं। समझ में आ गया आपको? ओके। तो ये एम फॉर्मूला एक याद कर लेना। चलिए, उसके बाद मुख्य कार्यक्रम। मुख्य कार्यक्रम जो भी है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं उद्बोधन के बाद। ये सारा जो स्टेज पे जो लोग बैठे हैं वो लोग नीचे आ जाएंगे, स्टेज के ऊपर से कुर्सी टेबल सब कुछ हट जाएगा और जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम होगा। उसके बाद होता है मेहमानों को स्मृति चिन्ह अर्पण करना। ठीक है। तो उसका भी एक पूरा लिस्ट हमारे पास होना चाहिए, वो मैनेजमेंट से आप ले लेना। आभार विधि। उसके बाद आभार विधि कौन करता है? तो सभी जगह पे आभार विधि सेक्रेटरी करते हैं। अगर सेक्रेटरी नहीं आए हैं तो उनकी जगह पे किसी और बंदे का नाम आपको मिल जाएगा जो आभार विधि करेगा। पर अगर आभार विधि जिनको करना है वो नहीं आए हैं तो ये थैंक्स गिविंग स्पीच है, वो आपको देनी पड़ेगी। तो वो आपके पास तैयार होनी चाहिए। थैंक्स गिविंग स्पीच जो है वो भी किस तरीके से बोली जाती है, उसका भी मैं एक वीडियो आपको भेज दूंगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद सभा समाप्ति की घोषणा। सभा समाप्ति की घोषणा कौन करेगा? तो प्रमुख करेंगे, जो चेयरमैन है। ठीक है। सभा समाप्ति की घोषणा हो जाए उसके बाद ही हमारा काम समाप्त होता है एज अ एंकर। तब तक हमें पूरा प्रोग्राम हमें ही चलाना है। समझ गए? चलिए, आभार विधि, थैंक्स गिविंग स्पीच, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप सर सबको थोड़ा क्या सा होगा, सॉरी, फार्मूला बता दीजिए। एम फार्मूला बता दीजिए सर। ओके, एम फॉर्मूला देख लीजिए, ये एजेंडा है आपके सामने।
सबसे पहले क्या होता है, मेहमानों को स्टेज पे बुलाना होता है। तो नीचे से ऊपर होता है, सब जिनका होद्दा सबसे कम होता है ना, वो सबसे पहले हम उनको बुलाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर वाले, उसके बाद उसके ऊपर वाले, जिसका होद्दा सबसे ज्यादा मजबूत होता है वो सबसे लास्ट में हम उनको बुलाते हैं स्टेज के ऊपर। समझ में आ गया? तो एम, जब हम एम बनाते हो तो नीचे से ऊपर पहले लिखे खींचते हैं, फिर ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से नीचे जब आता है तब क्या होता है, उनका परिचय। तो सबसे पहले परिचय किनका देना होता है, जो हमारे मुख्य मेहमान है, जिनका होद्दा सबसे बड़ा है। तो ऊपर से नीचे तक हमें आना है, ठीक है। उसके साथ उनका स्वागत भी कर देना है। फिर उद्बोधन आएगा, उद्बोधन यानी स्पीच उनका। तो फिर से स्पीच जो आएगा वो नीचे से ऊपर तक आएगा, ठीक है। और जब लास्ट में उनको स्मृति चिन्ह अर्पण करना है तो वो ऊपर से नीचे तक आएगा। जब नीचे से ऊपर होता है तो सबसे नीचे होद्दा वाला सबसे पहले, और आखिरी सबसे बड़ा होद्दा वाला आखिरी। जब ऊपर से नीचे होता है तो सबसे बड़ा होद्दे वाला सबसे ऊपर, सबसे कम होद्दे वाला लास्ट में। समझ में आ गया? ये होता है एम फॉर्मूला। कहीं पे भी जाओ ये एम फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है। अगर उनको, जो मैनेजमेंट है उनको भी पता नहीं है, तो उनको भी आप ये फॉर्मूला बता सकते हैं कि इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, आभार विधि। आभार विधि में थैंक्स गिविंग स्पीच जो होती है, किन किन के नाम होना बहुत आवश्यक है। तो एज ए एंकर आपको सबसे पहले आभार व्यक्त करना है संस्था का, जिस संस्था ने आपको बुलाया है, फिर उस संस्था के प्रमुख का, उसके बाद जो मुख्य मेहमान और दूसरे सारे मेहमान जो स्टेज पे बैठे थे उन सब का, उसके बाद ऑडियंस जो आई है वो सारी ऑडियंस का, उसके बाद जो हॉल है, जो हॉल का मैनेजमेंट है उसका, उसके बाद जो भी प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम के अंदर खाने पीने की भी व्यवस्था होगी, तो वो जिन्होंने की है उनका भी। और उसके बाद आपके इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने आपकी मदद की है उन सारे लोगों का नाम लेना जरूरी नहीं है, पर आप सबका नाम एक साथ में ले सकते हैं कि जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी मदद की है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप आभार विधि यानी थैंक्स गिविंग स्पीच कर सकते हैं। आपको एक भी बंदे का नाम यहाँ भूलना नहीं है, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम करने में काम किया है, ठीक है। वो छोटे से छोटा आदमी हो सकता है, बड़े से बड़ा आदमी हो सकता है। जो मुख्य मेहमान है वो टाइम निकाल के हमारे लिए आया है, उनका भी अभिवादन करना है। कुछ मीडिया से लोग आए हुए होंगे, फोटोग्राफर्स होंगे, मीडिया के लोग होंगे, उनका भी आभार व्यक्त करना है। आमंत्रित जो भी मेहमान हैं उन सारों का, और जो भी ऑडियंस में जो लोग भी बैठे हैं उन सबका आभार व्यक्त है करना है। तो उन सब का नाम आपको लेना है। जरूरी नहीं कि ऑडियंस में 500 लोग हैं तो 500 लोग का नाम लेना है, पर हमारी ऑडियंस में बैठे आप सब ना होते तो ये प्रोग्राम होता ही नहीं। उस तरीके से उनका भी आभार व्यक्त करना है। और जिन लोगों ने स्टेज के ऊपर प्रोग्राम किया है, अपनी कोई भी कला उन्होंने प्रदर्शित की है, उन सारे कलाकारों का भी आपको आभार व्यक्त करना है। वो होता है आभार विधि, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, स्पेशली एम फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एजेंडा बनाना अगर आपको आ गया और एम फॉर्मूला आपको पता चल गया तो स्क्रिप्ट बनानी बहुत इजी हो जाएगी। और एक बार स्क्रिप्ट बनाना इजी हो गया, उसके बाद आप किसी भी प्रोग्राम को 4 चांद लगा सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब आपको 2-5 हजार वाला एंकर बनना है या 25-50 हजार वाला एंकर बनना है, वो आपको तय करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप काम कर पाएंगे, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो प्योर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होते हैं,
तो एंटरटेनमेंट वाले जो प्रोग्राम होते हैं उस पे ये मुख्य मेहमान, प्रमुख का अभिवादन, दीप प्रज्वलन, ये कुछ नहीं होता है, सीधा प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो सीधा जब प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है तब मैंने जो वीडियो भेजा था उसके मुताबिक एंकर जो है ना वो पीछे से एंट्री करता है। तो सबसे पहले तो जब हमारी आवाज ऑडियंस तक पहुंचती है तो ऑडियंस ने हमें देखा नहीं होता है, तो हमारी आवाज इतनी दमदार होनी चाहिए कि ऑडियंस तभी मंत्रमुग्ध हो जाए। वैसी आवाज बनाने के लिए क्या करना होगा? तो वैसी आवाज बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा ओम बोलने की। ओम का उच्चारण आप सबको पता होगा, हमारी नाभि से हम ओम बोलते हैं, यानी हम जब हमारी नाभि से बोलते हैं ना तब पूरे शरीर में एक कंपन दिखता है, कंपन हमें महसूस होता है। उस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना एवरीडे, जब भी आपको टाइम मिले, जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही करिए, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट के लिए आप ओ ऐसा बोल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो आवाज है ना उसका बेस स्ट्रांग होगा और बहुत मीठी आवाज आएगी बाहर। ठीक है, दूसरा, तली हुई चीज बने उतना कम खाना है। जब हमारा प्रोग्राम है उसके 2-3 दिन पहले से हमें ये चीजें करना शुरू कर देना है। तली हुई चीज नहीं खानी है। नमक होता है, गर्म पानी में नमक डाल के, थोड़ा गुनगुना, इतना गर्म भी नहीं, गुनगुने पानी में नमक डाल के आपको कुल्ले करने हैं, जिससे आपकी आवाज और निखर के आएगी। ठीक है, अगर तली हुई चीज खाली गला बैठ गया तो प्रोग्राम पूरा बिगड़ जाएगा। तो जब प्रोग्राम है उसके 2-3 दिन पहले आपको ये सब करना शुरू कर देना है। ओम का उच्चारण, नमक के नमक गर्म पानी में डाल के उसके कुल्ले कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आवाज बहुत बेहतरीन हो जाएगी। जब स्टेज पे एंट्री करते हैं अपने, तो शायरी के साथ एंट्री कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज से एंट्री कर सकते हैं जिससे ऑडियंस सारी हमारी तरफ देखने को मजबूर हो जाए। ठीक है, तो अगर एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम है तो कोई मजाक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, फिर जब स्टार्ट करना होता है तो सीधा जाके स्टार्ट मत कर दीजिए, ऑडियंस को पहले हैंडल कीजिए। ठीक है, उसे आइस ब्रेकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ऑडियंस सारी बैठी है, मोबाइल में है, एक दूसरे से बात कर रही है, कोई यहाँ बैठा है पर घूम रहा है कहीं बाहर, उन सबको हमारी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे सारे लोग यहाँ पे देखना शुरू कर दें। एक एग्जांपल देता हूँ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक आईफोन 50 मिला है मुझे, अभी नीचे पड़ा हुआ था, देख लीजिए आप में से किसका है। तो क्या होगा, सारे लोग तुरंत देखना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से पूछने लगेंगे आपका तो नहीं है, आपका तो नहीं है, आपका तो नहीं है। ठीक है, सारे लोग हमारी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तब आप बोल सकते हैं कि आईफोन 50 नहीं है, ये वीवो का फोन है और किसी और का नहीं है, मेरा ही है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। उस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिससे सारे लोग अटेंटिव अटेंटिव हो जाए हमारे साथ। ठीक है, चलिए, दीप प्रज्वलन के लिए जो मैंने आपको बोला 5 श्लोक आपको मुंह जबानी होने चाहिए। उस वक्त ऐसा हो जाए कि भाई टैप जो बिगड़ गया, एम्पलीफायर बिगड़ गया, आवाज बाहर नहीं आ रही है और हमें भी श्लोक नहीं आ रहे हैं, तो कैसे करेंगे? श्लोक आना बहुत जरूरी है। शब्दों का चयन, जो हम नॉर्मली बातें करते हैं ना वो नॉर्मली अच्छा लगता है, पर जब हम स्टेज पे हैं और हमें एंकरिंग करनी है तो हमारे जो शब्द है ना वो शब्द एकदम अलग होने चाहिए। ठीक है, तो शब्दों का चयन कब कर सकते हैं? अपने शब्दों का चयन तभी कर सकते हैं जब हमारे पास शब्द भंडोल बहुत बड़ा हो। अगर हमारे पास कुछ 5 अलग अलग चीजें हैं तो उसमें से कोई एक चीज का चयन कर सकते हैं, पर हमारे पास एक ही चीज है तो फिर उसमें चयन करना जरूरी नहीं है, वो एक ही चीज है। उसी तरीके से
अगर शब्दों का चयन करना पड़े, उसका मतलब यह है कि आपके पास एक ही चीज बोलने के लिए 5-10 अलग अलग चीजें हैं, उसमें से किसी एक का चयन करके आप बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो शब्दों का चयन करने के लिए 5-10 चीजें आपके पास होनी चाहिए, और वो 5-10 चीजें आपके पास कब होंगी? जब आपका वाचन होगा, जब आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे। बुक्स पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ई बुक्स भी होती हैं, उनको आप सुन सकते हैं। तो जितने ज्यादा शब्द आप सुनेंगे उतना ज्यादा स्टोरेज आपका फुल होता जाएगा। अगर स्टोरेज फुल होगा तो ही उसमें से चयन करना होगा। अगर स्टोरेज में ही एक चीज है तो फिर चयन करने की जरूरत ही नहीं, वो एक चीज ही बोलनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा पढ़ना शुरू कर दीजिए, किताबें और ई बुक्स सुनना शुरू कर दीजिए। उसके बाद ऑडियंस को वार्म अप करना है। ऑडियंस को वार्म अप किस तरीके से करेंगे? ऑडियंस को कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। ऑडियंस को आप पूछ सकते हैं, मान लो आप सब ऑडियंस हैं और मैं अभी एंकरिंग कर रहा हूं, तो मैं आपको पूछूंगा कि आप सब लोगों में से कितने लोगों ने जेरोक्स निकलवाया है? जेरोक्स कितने लोगों ने निकलवाया? हाथ ऊपर कीजिए। विवेक जी ने हाथ ऊपर किया, और ज्योति जी ने शायद, हाँ, हाथ ऊपर किया। शिवानी जी ने जेरोक्स नहीं निकलवाया है, कभी भी नहीं निकलवाया शिवानी जी। हाँ, निकलवाया है उन्होंने। तो आप सबने हाथ ऊपर किया, मान लो ऑडियंस में है आप सब लोग। फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि सच बोलूं, आप में से किसी ने आज तक जेरोक्स नहीं निकलवाया है। आपने जो निकलवाया है उसको फोटोकॉपी बोलते हैं। जेरोक्स तो मशीन का नाम है। जो सबसे पहले फोटोकॉपी निकालने वाली जो मशीन थी, वो जिस कंपनी ने बनाया था ना, वो कंपनी का नाम जेरोक्स था। पर हम सब लोग मानते हैं कि जो हम लेके जा रहे हैं ना फोटोकॉपी, वो जेरोक्स है। हम किसी से मांगते हैं ना कि भैया आपका पान कार्ड, तो तब भी आप हम यही कहते हैं कि पान कार्ड का जेरोक्स दे दो, आधार कार्ड का जेरोक्स दे दो। पर जेरोक्स तो कंपनी का नाम है, फोटो कॉपी दे दो। तो इस तरीके से अगर आप ऑडियंस को बताएंगे ना, तो ऑडियंस तुरंत ही आपके आपके सामने आ जाएगी, आपसे अटैच हो जाएगी। ठीक है? आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डर के आगे, तो ऑडियंस बोलेगी जीत है। पर डर के आगे जीत नहीं होती है, डर के आगे हार होती है। एक बार हार मिल जाती है, उसके आगे सीख होती है, और सीख के आगे जीत होती है। तो हमें ऑडियंस को ये भी बता सकते हैं कि डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे हार है, हार के बाद सीख है, और सीख के बाद जीत है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ढूंढने पड़ेंगे। उस तरीके से ऑडियंस को आप ग्रैब कर सकते हैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले। तो ऑडियंस को एक बार ऐसा लग गया ना कि ये बंदा जो आया है, या ये जो लड़की एंकरिंग कर रही है ना, उसमें कुछ अलग है दूसरे लोगों से, तो वो पूरा प्रोग्राम आपको अटेंटिव होके देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए, उसके बाद ऑडियंस से इंटरेक्शन कीजिए, बहुत जरूरी है। और इंटरेक्शन सिर्फ स्टेज पे खड़े होके ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप स्टेज से नीचे उतर के भी किसी को पर्सनल सवाल भी पूछ सकते हैं। पर्सनल सवाल यानी उसके पर्सनल विषय पे नहीं, पर्सनली किसी एक बंदे से मैं सवाल पूछूं, उसको बोलते हैं पर्सनली। तो पर्सनली भी सवाल पूछ सकते हैं। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भैया श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? पर शर्त उसमें यह है कि आपको पता होना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं और आप पूछ रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप ये भी पूछ सकते हैं ना ऑडियंस में जाके कि श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो भी सारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको राष्ट्रपति का नाम बोलना है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा हंसा होगा ना, आपको दिखा होगा, उससे पूछ लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। सच बोलूं ना, तो 33% लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। आप में से कितने लोगों को पता है? कौन सबसे पहले कौन नाम लिखेगा? ड्रॉप बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में, इसको पता है भारत के राष्ट्रपति का नाम। विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारे भारत के लिए
ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 33% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। पूरा नाम विवेक जी, पूरा नाम आपको तो पता ही है। आपने श्रीमती ध्रुपदी नहीं, द्रौपदी, रिया जी, द्रौपदी। द्रौपदी मुर्मू सर। हाँ, वेरी गुड। तो हम में भी कुछ 33% लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, तो होना चाहिए। तो इस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं आप ऑडियंस के साथ भी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका आंसर अगर जिनको आपने पूछ लिया उनको नहीं पता होगा ना, तो पूरा जो दूसरे लोग बैठे हैं ना, वो लोग हंसेंगे। ठीक है, तो वो लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जवाब देना है। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भैया आसाम के मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। सबको पता नहीं होता है। अपने राज्य के सबके पता होता है, सबको पता होता है, पर आप में से किसी को पता नहीं होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। किसी को पता हो तो लिख के भेजिए। नहीं होगा, होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। चलिए, दूसरी एक चीज आपको जो सीखनी है, बहुत जरूरी है, कहीं पे भी जाओ एंकरिंग के लिए, तो सबसे पहले नो योर ऑडियंस जरूरी था। तो आपने ऑडियंस के बारे में तो जान लिया है। तो जिस प्रदेश में जाते हैं ना, उस प्रदेश में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कह के लोगों को वहां पे ग्रीट करते हैं। ग्रीट यानी यहाँ पे अगर आपको मुझे ग्रीट करना है, मैं अगर आपको ग्रीट करना चाहूँ तो आपको बोलूंगा जय जिनेन्द्र। ठीक है, अगर कोई बंदा गुजरात में आता है तो वो हमें ग्रीट करेगा तो बोलेंगे कि केम छो, मजामा छो, गुजराती में। उसी तरीके से आप जहां पे भी जाते हैं ना, वो प्रदेश की भाषा आपको पता होनी चाहिए। सब कुछ आए या ना आए, पर ग्रीट कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने वहां पे जाके ग्रीट कर लिया तो सारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं? दूसरी चीज, जहां पे जिस शहर में आप जा रहे हैं ना, उस शहर से कोई नाता, कोई कनेक्शन ढूंढ लीजिए आपका खुद का। शायद आपने वहां पे स्कूलिंग किया हो, शायद कॉलेज किया हो, शायद कभी आप घूमने गए हो वहां पे और एक हफ्ता 10 दिन आप रहे हो, या शायद आपका कोई रिश्तेदार वहां पे है, चाचा चाची मामा मासी, कोई भी। तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि ये तो मेरा नैनीहाल है, मेरी माँ यहीं की थी और मेरे मामा का घर यहीं पे है। तो क्या होगा, जो भी ऑडियंस बैठी है ना, वो कनेक्ट कर लेगी तुरंत। उनको लगेगा ये तो हमारा भांजा है, इसकी माँ तो हमारी बेटी है, हमारी आ, यहाँ पे उनका जन्म हुआ है। तो वो सीधा कनेक्ट कर लेगा। आप देखना, नरेंद्र मोदी जी कहीं पे भी जाते हैं, मान लो कहीं पे भी गए, वो सिर्फ भारत में नहीं, अगर बाहर भी जाएंगे ना, तो भी वहां पे कोई ना कोई रिश्ता नाता ढूंढ लेते हैं। तभी लोग कनेक्ट कर रहे थे ना तुरंत। वाराणसी अगर जाए तो वाराणसी में जाके बोलते कि यहाँ पे मैंने 3-4 साल मैं यहाँ पे रहा हूँ, मंदिरों में रहता था और यहाँ पे मैंने बहुत काम किया है, और ये समुदाय से तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। तो सारे लोग कनेक्ट कर लेते हैं ना तुरंत। उसी तरीके से हमें भी जहाँ पे भी हम जाए, कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढ लेना है। गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। हाँ, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, यहाँ पे मैं आया नहीं हूँ, यहाँ पे मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। उसी तरीके से आपको भी कनेक्शन ढूंढना है। ठीक है, वो कनेक्शन ढूंढ के वहां पे जो ग्रीटिंग है, वो ग्रीटिंग ढूंढ के वो ग्रीटिंग से शुरू करना है और सबको जकड़ लेना है। ऑडियंस एक बार आपका बात सुनना शुरू कर दे, उसके बाद वो कनेक्ट ही रहती है। जैसे मैंने ईपीएस में सिखाया था ना, पहले सिर्फ 7 सेकंड्स, सिर्फ 7 सेकंड ऐसे होते हैं जिसमें ऑडियंस हमें नाप लेती है, उसके माइंड में हमारी पर्सनालिटी फिट कर लेती है। वो पर्सनालिटी अगर ग्रेट हो गई
तो फिर पूरा प्रोग्राम वो आपको सुनेगी। ठीक है। और ज और ज, जमाना और जमाना, फिर श, स और श, ये 3 श अलग है, ज और ज अलग है। तो ये सारे जो शब्द है ना, उसमें भी एकदम क्लियरिटी बहुत जरूरी है एज ए एंकर। आपकी जब वीडियो आती है ना, उसमें भी मैं देखता हूँ, शायरी में अगर जमाना होता है तो उसको कुछ लोग जमाना बोलते हैं, तो जमाना नहीं है, जमाना है, ज और ज। और हम दूसरे जो गलतियां करते हैं वो श, श और श में करते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, आ जाएगा। श 3 होते हैं, स, श, श। ज 2 सर हम लोग होते हैं, क्या है ज कि और ज। बुंदेलखंड के लोग हैं, ये बुंदेलखंड में एक्चुअल में जो बोलने का तरीका होता है हाँ, वो ऐसे ही होता है, तो कितना भी कोशिश करो वो यही निकलता है। इसकी हमने बहुत प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, लोग वहां के हैं। अगर आप बुंदेलखंड में ही एंकरिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप अगर वहां से बाहर कहीं पे एंकरिंग करने के लिए जाए तो आपको ये शब्दों में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। चलिए, तो आज बहुत कुछ चीजें हमने सीखी हैं। आपको जैसे ही सत्र खत्म होता है, आप सब लोगों को ग्रुप में डालना है कि कौन सी नई 3 चीजें हमने आज सीखी जो आप अपने जीवन में उतारेंगे और आपका जीवन जिससे बेहतर होगा। ठीक है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। और शुरू हुआ तब से अब तक का एक रिव्यू भी मुझे लेना था कि क्या क्या आज सीखा हमने, पर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप सब लोग मुझे वादा कीजिए कि अभी से सौरभ जैन जी बहुत बाद में जुड़े हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी से टाइम पे हम जुड़ जाएंगे सब लोग। और अ, जो नियत कार्य आपको दिया जाता है, वो नियत कार्य कुछ भी हो जाए, घर पे मेहमान आ जाए, बच्चे हैरान कर रहे हैं, तबीयत खराब है, बाहर कहीं पे भी गए हैं, फिर भी ये जो 4 मिनट का वीडियो है ना, वो भेजिए ही भेजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शांति से सुना और मुझे लगता है आज आप बहुत कुछ नया सीखे हैं। नीरज जी, सादर आमंत्रित हैं आप। सर मेरी कमियां तो बता दीजिए आप किनकी? एंकरिंग एंकरिंग करते समय हाँ, सर। पर कौन बोल रहा है मुझे दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। हाँ, कौन बोल रहा है? नाम बोलिए अपना। आशा रायकवार। 1 मिनट। हाँ, आपका तो फोटो भी नहीं दिख रहा मुझे, क्यों? सर वीडियो तो खुला हुआ है। हाँ, आपका खुला हुआ होगा, पर एक टाइम पे मुझे ये 6 लोगों को ही दिखता है। ओके, आशा जी है। जी सर। तो मैंने तो आपको ग्रुप में डाला था, क्या क्या चीजें आपको करनी है। सर इस बार नहीं डाला। तो पहली बार जो डाला था वो सब आपने सुधार लिया? नहीं सर। तो पहले उसको सुधार लो। यही मैं बोलने वाला था कि मैं हर एक वीडियो पे आपको फीडबैक इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि पहले वीडियो में अगर मैंने फीडबैक दे दिया है, उसमें मुझे लगा कि ये वो सब आपने कंप्लीट कर लिया और ये नई गलतियां हो रही है, तो ही मैं फीडबैक दूसरी बार दूंगा। अगर पहली बार का ओके ही गलतियां रिपीट हो रही है ना, तो सबसे पहले तो उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, ओके सर। चलिए। जी सर। अभी आज जो भी आप वीडियो डालेंगे ना, उन सबका मैं फीडबैक पर्सनली दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए नीरज जी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था हाँ, आपसे। पूछ लीजिए शिवानी जी। हाँ जी। सर आप जो वीडियो का बोलते हैं कि 4 मिनट का बनाना है, तो वो हमारी वीडियो 4 मिनट से कभी 5 मिनट कभी 6 मिनट की हो जाती है, तो वो बढ़ सकती है या 4 मिनट की बनाना है? नहीं नहीं, आप ज्यादा बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग 1 मिनट में बना के दे देंगे, अगर मैंने 4 मिनट नहीं बोला। आप 10 मिनट का भी बना के भेजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ओके 4 मिनट सर। से कम नहीं होना चाहिए। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है?
चलिए, जय जिनेंद्र आप सबको। नीरज जी। जी बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का एवं हमारे प्रशिक्षक जी का, जिन्होंने बहुत ही बारीक चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जब कभी हम अपने वक्तव्य देने को तैयार हों या हम किसी मंच का संचालन करें, तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार के शब्दों का हमें प्रयोग करना है, किस प्रकार से हमें पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, पब्लिक को अपने से जोड़ के रखना है। ये सब चीजें आज के सत्र में हमने सुनी एवं समझी। और दूसरी बात कि आज जो आपकी प्रस्तुति हो रही थी, आपने जो वीडियो देखा या किसी दूसरे की वीडियो देख के आपने समीक्षा की, कि कम बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप ग्रुप के प्रति कितने अट्रैक्ट हैं, अपने नियत कार्य के प्रति कितने अट्रैक्ट हैं। यह आज हमने इस सत्र में देखा है कि जब आप स्वयं दूसरों को आकर्षित करेंगे तभी आप पब्लिक को आकर्षित कर पाएंगे। तो ग्रुप में अपने कार्य के साथ साथ दूसरों का भी कार्य आपको देखना है कि उन्होंने क्या अच्छा किया है, उसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सत्र और समय सीमित है और हम चाहेंगे कि इस समय का सदुपयोग और सर का सानिध्य का हम पूरा लाभ लें। और इसी के साथ हम सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे, क्योंकि समय हो चला है। और अपनी परंपरा को कायम रखते हुए हम पुनः एक मंगल भावना के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। बुद्धिवीर जिन हरिहर ब्रह्माया उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। इसी भावना के साथ आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।